हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 9:30 बजे एलटी ग्रेड हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास होती है। साथ में हम आपको टॉपिक वाइज क्लासें भी आपको दे रहे हैं। मैराथन क्लासें आपको दे दिया है समय से पहले, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ लें, है ना, और अच्छे से उसका रिवीजन भी कर लें। उन्हीं को आपको 2-3 बार आपको देखते जाना है। बाकी जो हम आपको क्लासें दें, है ना, अंतिम समय बिल्कुल रामबाण क्लासें होंगी, उनको आप लोग जरूर देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आगामी भर्ती परीक्षा जो भी आपकी हो अपना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसकी तैयारी भी आपकी हो सके। ठीक है। राधे राधे भैया, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में किसे राग और आग का कवि कहा जाता है। बहुत बार पढ़ाया जा चुका है ना। यहाँ पर देखा जाए वन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा। राग और आग का जो कवि कहते हैं वो सर किसको कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा दिनकर को कहते हैं। याद रखना है किसको कहते हैं। तो आपके जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करते हैं तो सर जी इनका जो जन्म हुआ था वो सिमरिया गांव, जो कि मुंगेर जिला बिहार में पड़ता है। इनको राग और आग का कवि कहा जाता है। बाकी इनकी ढेर सारी रचना आप लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, है ना, बापू, सामधेनी, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अमन का राग किसकी काव्य कृति है। चलिए बताइएगा कि अमन का राग किसकी काव्य कृति है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो आपके सर ये शमशेर बहादुर की है। किसकी है? शमशेर बहादुर, है ना, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी नंबर राइट हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है। और इनका जो आपका जन्म हुआ था आपका देहरादून में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो देहरादून में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, जन्म हुआ था कहां पर है? तो देहरादून में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए भैया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो प्रदान किया जाता है ये सर जी आपका है भारत भारती, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी सर्वाधिक प्रतिष्ठित है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही क्रम आपसे बताना है। तो भाई आप जानते हैं कितने पाकिस्तान जो आपका है वो किसकी है। तो आप कहेंगे सर कमलेश्वर की है। तो आप कहेंगे सर इन्हीं हथियारों से, तो आप कहेंगे अमरकांत है, क्योंकि कितने पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते हैं कमलेश्वर। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इन्हीं हथियारों से जो आपका है अमरकांत की है, और कितने पाकिस्तान जो आपकी वो सर जी कमलेश्वर है। ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कफन कहानी का जो प्रकाशन है आपका कब हुआ था। कफन कहानी जो आपकी है मुंशी प्रेमचंद की है ना, और देखा जाए तो इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। यहाँ पर आपको कहानी वाली जो आपको वीडियो है वहां पर मिलेगा। हमने हर एक कहानी को पढ़ाया है, कौन सी ईस्वी में हुआ है ये भी आपको पढ़ाया है ना। ये मासिक पत्रिका एक थी चांद पत्रिका से ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। याद रखना है। जो लोग यहाँ पर ऐप में जुड़े हैं उनको बता दें कि जो पीडीएफ हमने दिया है उन पर विश्वास करिए और अंतिम समय में उनको रट डालिएगा। बाकी यूट्यूब में जो लोग जुड़े हैं, अपना यूट्यूब में जो क्लासें देख रहे हैं, है ना, क्लासें लिए हैं, उनको ही आप लोगों को देखते रहना है। बाकी ऐप में आपकी और सुविधा है, जो कि आपको नोट्स हमने दिया है वो नोट्स आपको घोल कर पी जाना है। टेस्ट सीरीज जो आपको दी गए हैं, टेस्ट सीरीज आपको कम से कम 5-6 टेस्ट सीरीज लगा लेना है। बाकी हमने कहा भी है कि टीजीटी पीजीटी ये जो आपका है आपके लेवल का है, और टेस्ट सीरीज आपको लगभग टीचर्स रिलेटेड आपको कम से कम 75 से 100 टेस्ट सीरीज आपकी होंगी, है ना, उनको आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। और हर चीज के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जब आपका जो परीक्षा आएगी, है ना, आप उसको भी लगा लीजिएगा। यूजीसी का अगर लगाना है तो भी लगा लीजिएगा, कि ऐसे कोई आपका टेस्ट नहीं बाकी है जो आपको टेस्ट सीरीज हमने ना दिया हो। चाहे वो परीक्षा आपकी टीचर से हो, और चाहे वो परीक्षा आपकी रेलवे से हो, है ना, चाहे वो परीक्षा अदर कोई भी एग्जाम से है, सबकी टेस्ट सीरीज आपकी हैं और ढेर सारी टेस्ट सीरीज हैं। तो उनको आप लोग लगाते चलिए, ताकि दिक्कत ना हो और एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपका बने कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। बाकी जो मैराथन क्लासेस दी है उसको आप लोग देखते चलिएगा। सर जी दिया गया कफन कहानी का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था, 5 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर 1936 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है
आपसे दिया गया है जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। हमने कहा सर जी जब कारण के अभाव में कार्य हो रहा है ना, यानी जब कारण के अभाव में कार्य का सिद्ध हो रहा है तो भैया ऐसी जगह आपका होता है, यानी बिना कारण के ही जब कार्य हो जाता है सर उसको क्या कहते हैं, विभावना कहते हैं। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, यानी सर यहाँ पर आपका विभावना इसका आंसर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था बिन पग चले स्नेह बुनकाना, है ना, यानी बिना मेहनत के अगर आपको सफलता मिल जाए वही होता है विभावना होता है, ठीक है ना। और जब आप खूब मेहनत करो और आपको सफलता न मिले वो होता है विषोक्त अलंकार होता है। क्लियर हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है। चलिए 7 को ऑप्शन देना है। हमने कहा सर जी कलम का सिपाही ये आपकी जीवनी है, जो लिखा है आपकी किसने, अमृत राय ने लिखा है अपने पिताजी के बारे में। वहीं पर जो कलम का मजदूर है वो आपकी ये रचना जो आपकी मदन गोपाल की है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका राइट हो जाएगा। ये याद रखना है, बहुत पूछी गई है दोनों आपकी रचना। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 52 वैष्णव की वार्ता की रचना जो आपकी है किसकी है। तो सर जी आप कहेंगे सर ये आपके है गोकुलनाथ की है। किसकी है, गोकुलनाथ, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोकुलनाथ जी की है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उदय भान चरित किसकी रचना है, जो कि खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी है मुंशी ईसा अल्लाह खां की है ना, किसकी है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की है या अदर किसी की और की है, बताइएगा। उदय भान चरित जो रचना है, उदय भान चरित रचना किसकी है जो खड़ी बोली में है, तो मुंशी ईसा अल्लाह खां नहीं होगा भाई, मुंशी ईसा अल्लाह नहीं खां होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि उदय भान चरित किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है ना। यहां पर देखा जाए तो सर ये लल्लू लाल की हो सकती है क्या हो जाएगा, लल्लू लाल भी फोकस करना है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपको लल्लू लाल पर भी फोकस करना है। बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा कि भैया यहाँ पर लल्लू लाल तो नहीं है कि खड़ी बोली में लल्लू लाल आ जाए। चलो बताइए जल्दी से। हाँ थोड़ा जल्दी में आपका क्वेश्चन का आंसर लग गया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है उदय भान चरित किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में आपकी लिखी गई है। चलो लल्लू लाल होंगे, इंशाअल्लाह खां होंगे। चलो अब देखो हमने एक बात बताया था, इसका आंसर तो आपका मुंशी ईसा अल्लाह खां ही होगा, याद रखना है, रानी केतकी की कहानी। और शायद इसका मैं एक नाम या कुछ और बताया थे, हमको याद नहीं आ रहा है, इसका हमने एक नाम बताया था, इसका एक और नाम था, खड़ी बोली जो आपकी रानी केतकी की कहानी, इसका एक नाम और आपको बताया था। तो यहाँ पर याद रखना है इसका आंसर आपको डी ही देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है। सर जी 10 की अगर बात करते हैं तो हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से है, तो आपकी सर ये आपकी है अर्ध कथानक नाम से है, जो कि सर जी किसकी है, तो आपकी बनारसी दास की है। किसकी है, तो आपकी बनारसी दास की है, बनारसी दास की हो जाएगी, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित किया है। आपको ये हर चीजें पढ़ाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि आपको हमने बताया था कि इन्होंने सिर्फ 6 निबंध लिखा है और 6 निबंध से इन्होंने बिल्कुल पॉपुलर हो गए हैं। सर ये जो आपके हैं पूर्ण सिंह हैं, कौन है यहाँ पर, पूर्ण सिंह यानी सरदार पूर्ण सिंह, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके पीवाई की आधारित है, बताया गया था कि सर जीवन की जीवनी भी आपकी है, एक प्रकार से उपन्यासक जीवनी आपकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो आपकी है आवारा मसीहा है, क्या है सर, आवारा मसीहा है, जो शरद चंद्र के जीवन पर लिखा गया एक उपन्यासात्मक कृति है। तो आवारा मसीहा आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा की है। इसमें जो जीवन है वाकई शरद चंद्र के बारे में बताया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कैलाश वाजपेयी की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति इनमें से कौन सी है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि सर कैलाश वाजपेयी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो आपकी कौन सी काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देना है, वो 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए जवाब लगभग सबके आ गए हैं। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए हवा में हस्ताक्षर क्या हो जाएगा,
हवा में हस्ताक्षर, यहाँ पर जो जवाब आ गया है हवा में हस्ताक्षर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हवा में हस्ताक्षर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और ये पुरस्कार देखा जाए 2009 में दिया गया था। ठीक है, 2009 में दिया गया था। बाकी हमने बताया है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1955 में हुई थी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए यहाँ पर दिया गया था। तो इसका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है। चलिए सर बताना है ना। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है और जब पढ़ाया गया है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 14 है और 14 की बात करते हैं तो याद करिएगा कि सर जी यहाँ पर अपने अपने पिंजरे जो आपकी आत्मकथा वाली वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। हमने हर एक सिलेबस को कवर किया है और आपको अलग अलग टॉपिक में पढ़ाया है, ताकि आपको ये न समझ में दिक्कत हो कि नहीं हाँ सर जी हम ये क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं है। आपको आत्मकथा वाले में क्वेश्चन आपको मिलेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपका है। तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के जो लेखक हैं यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब आ गया है सर जी, आपका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर मोहनदास नैमिषारण्य। क्या हो जाएगा सर, मोहनदास नैमिषारण्य है, इनकी जो रचना है अपने अपने पिंजरे हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। बाकी एक रचना बहुत पूछी जाती है जूठन, है ना, जूठन आपको पढ़ाई गई है। जो जूठन जो आपकी है वो सर जी किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। याद रखना है इनकी एक रचना है जूठन, ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है जूठन जो रचना है वो किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। यहाँ पर बताना है कि मुकरी लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किस कवि ने किया था। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका 15 है और 15 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये आपके अमीर खुसरो हैं, है ना। अमीर खुसरो एक ऐसा प्रयास रहा जो हिंदी साहित्य में मुकरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, है ना। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहते हैं। यानी आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर आ गया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग आपका है जिसको इन्होंने तोड़ा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी बाल साहित्य का जनक जो सर जी मानते हो किसको मानते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा सर, राम नरेश त्रिपाठी को। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी को हिंदी बाल साहित्य, है ना, हिंदी बाल साहित्य का जनक मानते हैं। दोस्तों याद रखना है इन्होंने कविता, कॉमेडी, बानर, बाल पत्रिका, है ना, इनका प्रकाशन भी किया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम उत्थान का जो समय है यहाँ पर देखा जाए तो आपका सर 18 नंबर है और 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर 1868 से लेकर 1893 का जो समय आपका है वो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पर आपको जो मिलेगा वो संवत के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो विक्रमी संवत होता है वो विक्रमी संवत आपको जो मिलता है 1925 से मिलता है ना। और कितने जाता है तो आपकी 1950 तक जाता है, वो आपका जो जाता है विक्रमी संवत जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। चलिए अब थोड़ा सी स्पीड हम आपको बढ़ा देंगे, है ना, परेशान ना होइए, स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है, लोगों को आने में भी थोड़ा लग जाता है, तब तक बच्चे भी जुड़ जाते हैं, है ना। इसके बाद स्पीड भी हमारी बढ़ जाती है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो आपका है इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछा गया है पृथ्वीराज रासो। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। यानी पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। और याद रखना है पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग आपके हैं, 69 सर्ग आपके हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सूर सागर के रचयिता आपकी कौन है। सूर सागर के रचयिता पूछा गया सर जी 20 नंबर में, तो आपके सूर सागर आपके सूरदास आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी तुलसी की जो भक्ति भावना है वो किस प्रकार की है। तो तुलसी की भक्ति भावना जो आपकी थी वो दास भाव की थी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसमें स्वयं को प्रभु राम का दास और श्री राम को अपना स्वामी मानते थे।
तो इसका जो आपका आंसर है वो सर जी आपका ये हो जाएगा दास्य भाव, और सर जी बोलेंगे विनय भाव। ठीक है, दास्य भाव या विनय भाव जो बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में कांड कितने हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए, कांड आपसे पूछा है तो हमने कहा सर जी 7 कांड हैं या 7 सोपान आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर रामचरितमानस में कांड जो आपका है अरण्य कांड है, आप कहेंगे सर जी यही आपको हो जाएगा, क्योंकि 7 कांड होते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लंका कांड को हम लोग युद्ध कांड कहते हैं, और लास्ट आता है उत्तर कांड आता है ना। बाल कांड में राम के बचपन की जो घटना होती है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वाराणसी की किस घाट पर हुआ था। चलिए 23 नंबर दिया हो, 23 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर 80 घाट में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो 80 घाट के निकट आपका हुआ था। दोस्तों याद रखना है, श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी तब इनका हुआ था, याद रखना है 1623 के करीब। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सूफी संतों की शैली क्या है। सूफी संतों की शैली आपकी थी मसनवी शैली। क्या थी सर, मसनवी शैली थी, जो कि एक फारसी कविता है और तुकांत दोहों में लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कौन सी रचना है तुलसीदास जी की नहीं है। सर जी 25 की बात करते हैं, दोहा है ना, दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस से यामत तो आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी है सर जी, ये आपके महादेवी वर्मा की है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन है। भक्तमाल के जो रचनाकार है वो सर जी आपके हैं कौन, तो भक्तमाल के नाभादास होते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, भक्तमाल नाभादास। कौन सी भाषा में लिखते हैं, तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ब्रज भाषा में। क्या बोलेंगे, तो आपकी ब्रज भाषा बोला जाता है, पूछा गया है कई बार। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा है ना, ये कैसा काव्य है। ये जो काव्य है सर जी चंपू काव्य है। कैसा है ये सर, एक चंपू काव्य है, यानी जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित रूप से आपका है। इसमें बुद्ध के गृहस्थ की कहानी को यशोधरा के साथ यहाँ पर देखा जाए तो बताया गया है, यानी आपका जो आंसर आपका बनेगा सर जी वो क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है भारत भारती के रचनाकार में से कौन है। भारत भारती है, मैथिली शरण गुप्त है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सर जी आपके सुमित्रन पंथ को कहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जूही की कली कविता के जो कवि है वो आपके कौन है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जो आपके निराला है ना, जो छायावधि के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, निराला की जो पहली काव्य कृति मानी जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार पूछा गया है, कनुप्रिया के हो जाएंगे धरवीर भारती है ना, ठंडा लोवा कनुप्रिया। बाकी और भी आपको देखने को मिलता है। कनु मतलब होता है कृष्ण की प्रिया, यानी राधा की अनुभूतियों का चित्रण इसमें किया गया है, जो कि एक खंड काव्य है। ये जो कनुप्रिया है सर जी क्या है, तो ये खंड काव्य है, याद रखना है खंड काव्य है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो लिखा है वो किसने लिखा है। थोड़ा सा आसान पेपर आज का रखा गया है, बाकी इसके पहले तो आपने कठिन में देख लिया होगा है ना। देखो वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो लिखा है सर जी किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये लिखा है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी वास्तव में देखा जाए वीरों का कैसा हो बसंत जो कि वीर रस से भरपूर आपकी कविता है, तो आपका आंसर सर जी बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पत्थर तोड़ती पत्थर, ये पंक्ति जो आपकी हो किसकी है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला का चित्रण इसमें करता है, जो कि सामाजिक जो यथार्थ श्रमिकों के संघर्ष के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है। चलिए थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है ना, क्योंकि जब बिल्कुल सरल के बीच में एक कठिन आ जाए तो थोड़ा कठिन तो मानेंगे ही मानेंगे। यहाँ पर देखा जाए सर जी 34 नंबर दिया और 34 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा है ना। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है साहित्य और संवेदना का जो विकास है सर जी, जो काव्य कृति है वो किसकी है। ये काव्य कृति है डॉक्टर जो आप कहते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी है ना। क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पर जो आपको लिख लेना है राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो आपके हैं राम स्वरूप
चतुर्वेदी, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी आपके हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये आपके हैं इसके, तो इसलिए आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ आपकी ऐप में अपलोड होती है, ताकि अंतिम समय में अगर आपको रिवीजन भी करना पड़े तो आराम से आप रिवीजन कर पाए, और काफी लोग रिवीजन करते भी हैं, सभी करते होंगे, है ना, जैसे यूट्यूब में आपको पढ़ा दिया, यूट्यूब में काफी चीजें हमने यहाँ पर बोल देते हैं, है ना, जो कि एक प्रकार से, है ना, आपको भाषण के माध्यम से, लेकिन आप उसको लिखित माध्यम से पढ़ेंगे तो थोड़ा और रिवीजन हो जाता है, फास्ट रिवीजन होता है। कह रहे दिया गया है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो सर जी चिंतामणि जो आपका है वो रामचंद्र शुक्ल का है, और चिंतामणि जो आपका है वो 4 भाग है, यानी चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो गए हैं, तो 4 भाग आपके प्रकाशित हो गए हैं, जो कि एक निबंध संग्रह है। यानी यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। सर जी 36 नंबर दिया, और 36 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा 36 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान आपका है। लक्ष्मीपुरा जो आपकी है, लक्ष्मीपुरा जो आपकी है, इनका जो रिपोतार्ज है वो पहला रिपोतार्ज है, और लक्ष्मीपुरा से स्टार्ट होता है ना, रिपोतार्ज विधा जो आपका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा था। सर ये कथन आपके है डॉक्टर नगेंद्र जी का है, किसका है, तो साहित्य वह है जो जीवन की आलोचना है ना, या सॉरी साहित्यिक अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, ये जो आपका है नगेंद्र ने कहा था। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मर्यादा और टुडे के संपादक इनमें से कौन है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर मर्यादा जो आपकी है और जो आपका टुडे है यानी पत्रिका है, और ये जो आपकी पत्रिका थी सर ये आपके डॉक्टर संपूर्णानंद की है। यानी अगर ऑप्शन आपका डी आ रहा है तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि साप्ताहिक पत्र प्रताप के जो संपादक थे इनमें से कौन थे। सर 39 नंबर दिया, और 39 की बात करते हैं तो आपकी सर ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे, है ना, याद रखना है। जो प्रताप आपकी साप्ताहिक पत्रिका थे इसका जो संपादक किया था वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। इन्होंने कानपुर से इस क्रांतिकारी हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यानी जो आपकी पत्रिका है ये सर ये कहां से, तो आप कहेंगे सर ये कानपुर से प्रकाशित हुई है, कानपुर से। यहाँ पर कौन, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कथन आपका असत्य दिया गया है, और जो कथन असत्य दिया गया उसको देखिएगा। कह रहा धर्मवीर भारतीय धर्मयुग से संपादक थे, कमलेश्वर सरिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, मोहन राकेश कादम्बनी दे दिया है, जो कि बिल्कुल ऐसा दे दिया है कि आप सभी लोग जवाब बिल्कुल सही लोगे, क्योंकि कादम्बनी जो पत्रिका है ना, ये भैया देखा जाए तो इसके संपादक में विष्णु नागर होंगे, राजेंद्र अवस्थी आएंगे, है ना। मोहन राकेश कहां से आ जाएगा, तो यही आपका आंसर सही क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी की अपनी रचना किस नाम से लिखते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतवाला पत्रिका की स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे। तो चाबुक में जो लिखते थे वो लिखते थे गरगज सिंह वर्मा के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका ये हो जाएगा गरगज सिंह वर्मा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। सर जी नाक का बाल होना यानी आपको होता है अत्यंत प्रिय होना, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उन्हें क्या कहते हैं। सर जी इनका कहा जाता है पद्य काव्य कहते हैं, याद रखना इनको क्या कहते हैं, पद्य काव्य कहते हैं। यानी जिनमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं उनको हम लोग पद्य काव्य कहते हैं। 43 का ऑप्शन जो बनेगा वो सर जी क्या होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गति और लय सब चीजों को नियंत्रित किया जाता है ना। जब आप पद्य गा रहे होते हैं तो उसमें हर चीज को देखना पड़ता है कि गीत अच्छा है, इसकी लय अच्छी है ना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसी क्या कहते हैं। तो सर जी जब गद्य में करते हैं तो आप कहेंगे सर गद्य काव्य हो जाएगा, यानी सर इसको हम लोग कहते हैं गद्य काव्य कहते हैं, और इसको हम लोग एक प्रकार से कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कहानी होती है वो भी गद्य में तो कही जाती है। तो आपका आंसर जो आपका हो जाएगा डी नंबर गद्य काव्य। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका है वो कब आपका आयोजित किया गया था। यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है। तो आपको हमने यहाँ पर व्याकरण की क्लास में, है ना, जो आपकी 850 में क्लास चलती है, वहां पर आपको बताया था जी कि ये जो आपका है ना, ये आपके नागपुर में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1975। यहाँ पर जो आपका है 1975, यहाँ पर नागपुर हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा।
क्वेश्चन आपसे दिया गया है गैल भैल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं। ये जो शब्द आपने सुना होगा है ना, आपने भोजपुरिया में सुना होगा है ना, गैल आ गैल यानी भैल तो भूतकालिक, यानी आपका आंसर सर जी आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में आपकी बोली जाती है। तो सर जी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली आपकी कौन है, बांगरू है, हाड़ौती है ना, ब्रजबुली है और आपकी कन्नौजी। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौजी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष तो आपकी कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका 48 नंबर दिया और 48 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है टकसाली भाषा कहते हैं, यानी जो सर जी टकसाली भाषा होती है, टकसाली भाषा होती है वो परनिष्ठ भाषा होती है, यानी बोलते हैं परनिष्ठ भाषा कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मानक भाषा, इसी को हम लोग बोल देते हैं मानक भाषा भी बोल देते हैं, मानक भाषा भी बोल देते हैं, याद रखना इसी को बोलते हैं परनिष्ठ भाषा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन हिंदी की उपभाषा आपकी नहीं है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। यहाँ पर 50 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर हिंदी की उपभाषा में देखा जाए तो आपकी पश्चिमी है, राजस्थानी है, पूर्वी है, लेकिन मराठी नहीं आती है, यानी आपका आंसर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा आपकी कौन सी है। हिंदी को विकास जो प्रदान किया वो सर जी अपभ्रंश ने किया है, यानी अपभ्रंश के बाद यहाँ पर देखा जाए हिंदी को गति मिली है, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो सर यहाँ पर याद रखना इनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव है, याद रखना 1947 में ये गठित की गई थी देवनागरी लिपि में जो सुधार समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा सी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप है जो आपका विद्यमान था, यानी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इनके उदय से पहले देखा जाए पूर्व आर्य भाषा में जो आपको रूप देखने को मिलता था वो किसका रूप देखने को मिलता था 53 नंबर में। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर देखो उदय के पूर्व आपसे पूछा गया है ना, तो आप कहेंगे सर 53 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है, संस्कृत हो सकता है क्या, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय से पहले मुख्य रूप से जो आपकी थी वो संस्कृत ही होती थी। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आप संस्कृत लगा लीजिएगा, यानी आपका आंसर ये नंबर है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आ रहे थे वो संस्कृत ही बोलते थे। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में एक बार आप लोग और चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, लेकिन पंजाबी आपकी नहीं है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो आपकी हुई है वो आपकी किसी सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमने कहा व्याकरण आपकी आसान होती है और भी आसान हो जाएगी, अभी एक मैराथन क्लास आपको मिलेगी समय से पहले, उससे आप लोगों की और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं भारत भारती दिया गया है 56 नंबर में। तो दोस्तों याद रखना है जो आपका है मुसदे हाली जो आपका दिया है इससे यहाँ पर प्रेरणा ली गई थी, और लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ है, तो ये आपका जो मुसदे साली जो हाली है ये उर्दू का ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया 56 नंबर में आपका डी हो जाएगा। भारत भारती जो कि आप जानते हैं है ना, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का है और ये 1912 में यहाँ पर लिखा गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा है इसकी स्थापना किसने किया था, और आपको बताया था ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा पूछा जाता है कि सर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना जो छायावाद का है वो सर जी डॉक्टर नगेंद्र हैं, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आपको याद होगा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है भारत भारती से कि जो भारत भारती थे मैथिली गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं, याद रखिए मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहते हैं, हमने अपने नोट्स में आपको पढ़ाया भी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। 58 नंबर की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि आधीन देखो आपका ये बड़ा की मात्रा नहीं लिखती है, मिष्टान होता है, ठान नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, यहाँ पर मात्रा होती है, अत्यधिक आपका सही हो जाएगा डी नंबर। सही दिया गया शुद्ध वर्तनी बताना है 59 नंबर में, पहला ऑप्शन दिया है अंत्याक्षरी, हमें लगता है पहला ही पॉइंट सही है क्योंकि इसमें होता है तदुपरांत होता है, यहाँ पर ये मात्रा आपकी होती नहीं है, पूजनीय होता है, पूजनी नहीं होता है, यानी ये गलत है और ये गलत है और यहाँ पर ये तो गलत था। सही दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है,
व्यक्तिवाचक यानी दुनिया में एक ही हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, जो आपके लिए बना हो। यहाँ पर 60 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर जी मोहन, यानी यहाँ पर देखो बालक जाति में आएगा, ईमानदार गुण में आएगा, है ना, ईमानदारी एक प्रकार से इसमें तो आपकी आएगी नहीं, व्यक्तिवाचक में भाव में आ जाएगा, पर इसमें भाव में, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा मोहन। क्वेश्चन देखो दिया गया है भाषा विज्ञान के दृष्टि से जो उ आता है वो किस प्रकार के स्वर में आता है। तो सर जी ये जो आपका आता है ना, ये पश्च सम्रत में आता है। ये जो आपका उ दिया गया है ये सर जी पश्च सम्रत में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वर जो आपका है सम्रत है। सर जी यहाँ पर देखा जाए सम्रत में आपका जो आएगा वो सर जी आपका ई हो जाएगा। यानी 62 नंबर जो दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बेसिक वाली जो आपकी क्लास है उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विद्यार्थी का सेशन विच्छेद आपका है क्या, मतलब समृत क्या होता है, इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। समृत यानी जिनके उच्चारण में जो मुख होता है ना, छिद्र होता है, लगभग बंद रहता है, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऐसे चीज आपको देखना है, याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है विद्यार्थी, है ना, तो विद्या धनार्थी होता है और विद्या धनार्थी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मात्रा से जी बड़ा की मात्रा है तो आपके सर ये दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया सावधान का संविच्छेद कर दीजिएगा। सर जी सावधान का करेंगे तो आपका आंसर सही क्या बनेगा, सावधान अवधान क्या बनेगा, यहाँ पर बताना है सावधान का संविच्छेद करना है। सर जी 64 नंबर की बात करते हैं तो आपके साधन अवधान होता है। क्या होता है, साधन अवधान, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। छोटा की मात्रा यहाँ पर है, छोटा की मात्रा यहाँ पर है, दोनों को मिलाकर बनाएंगे तभी आपका बड़ा हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि इसमें भी यहाँ पर है। क्वेश्चन देखो दिया शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है। हमने कहा किसने पढ़ाया, शिक्षक ने, और ने शब्द आपका होता है किसमें, कर्ता ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, उत्कर्ष में उत हो जाएगा, उत्तम में, यहाँ पर देखिए 66 नंबर में उत्तम दिया गया है ना। इसके बाद उद्गम दिया गया है, यहाँ पर अत्यधिक दिया है। और तो आप कहेंगे सर इसको पहले तोड़ो, अति धन अधिक होता है ना, यानी 66 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत नहीं है, यहाँ पर अति है। इसमें जो आपका है वो आपका अति है। तो जब उत्तम को तोड़ोगे तो निकलेगा पक्का है, ठीक है ना। और इसमें भी आपका निकलेगा, क्योंकि दा का परिवर्तन जो आपका होता है वो ता में हो जाता है जब हम लोग तोड़ते हैं तब। क्वेश्चन देखो दिया गया है निसहाय में प्रयुक्त संधि पूछा गया। हमने कहा जो आधा सा है ये विसर्ग में आपका आ जाएगा, और जिसमें आ जाएगा तो आप सजी यहाँ पर ये वाला लगा देंगे कि ये लगा देंगे या ये लगा देंगे। तो हमने कहा संधियों में तोड़ने में क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कभी इसके अकॉर्डिंग तोड़ लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपका इस प्रकार से निस आपका होता है डैश में हो जाता है तो भी हम लोग कर देते, ठीक है ना। वो चीज आपका दिया ही नहीं गया है। कह रहे सर जी दिया है वट पीपल के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा कि वट पीपल के लेखक इनमें से कौन है। 67 नंबर दिया है और वट पीपल के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है सर ये, रामधारी सिंह दिनकर, इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला लिखा गया है, कह रहे जी सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है। सकर्मक क्रिया पूछा गया है, सकर्मक क्रिया दिया है 69 नंबर आपसे पूछा गया है। हमने कहा दिया गया है उसका सिर खुजलाता है, ठीक है, क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है। हमने कहा और आगे चलिएगा, वह लजा रही है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, वह अपना सिर खुजलाता है। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपको कुछ ना कुछ बीच में कर्म निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेस्ट आंसर डी को लगाएंगे, ना कि ए नंबर पे आप लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वैष्णव भक्ति की अगर बात करते हैं तो वैष्णव में रामानुजाचार्य आते हैं, माधवाचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं, लेकिन शंकराचार्य नहीं है। यानी सर जी आपका जो दिया गया है 70 नंबर दिया गया है। 70 नंबर में जो आपके शंकराचार्य आपके हैं ना, ये अद्वैतवाद का प्रवर्तन मानते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर शंकराचार्य बनेगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। चलिए सर 71 नंबर दिया है कि विसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं होता है, तो आप कहेंगे तद्भव में नहीं होता है। तद्भव में चांद की बिंदी मिल जाती है, लेकिन विसर्ग जो होता है हमेशा तत्सम में ही होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अश्व का पर्यवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो अश्व का पर्यवाची इनमें से कौन नहीं है, तो हमने कहा घोड़ा है, घोटक है, लेकिन कटक नहीं होता है। कटक होता है सजी सेना का होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद जब पढ़ रहे होते हैं उसमें सजी आता है विराम, और जब विराम आता है तो सजी आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर उसको यत कहते हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सजी आरात ईसैन्य सिंध में सुबाडवान से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो, इसमें से कौन से गण है। तो सर जी 74 नंबर की अगर बात करते हैं तो हमने आपको बताया भी था कि निकालते कैसे हैं,
है ना, ये कैसे निकालते हैं, जगड़ मगड़ रगड़, यमाता राज भान सलगा से निकालते हैं। बाकी जब एग्जाम में आए तो इसमें आप लोग समय बर्बाद मत करिएगा, ठीक है ना। बाद में अगर समय मिल जाए तो आप लोग जरूर प्रयास करिए, यमाता राज भान सलगा से निकालिएगा। वहां पर आपको सिंगल डबल सिंगल मात्रा निकलेंगी। इसके बाद में चेक करिएगा कि सर जैसे इसमें टिंगल है, यहाँ पर डबल है, इसके बाद आपका सिंगल है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से आपको करना है, जगड़ मगड़ रगड़ वहां से निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग टाइम बर्बाद न करिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम खुद निकालेंगे तो समय लगेगा निकालने में, 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा, हो सकता है ज्यादा लग जाए, तो और गलती होने के चांस हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार थोड़ा से छोड़ दीजिएगा, बाद में अगर आपको टाइम लगता है तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर होगा, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। वैसे हमने आपको ये पढ़ाया था कि कुछ चीजें होती हैं जिनको रट्टा मार लेते हैं, 2-3 बार आपको बताया भी है इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला जो आपका शब्द नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत न करना। हमने कहा जनता भी एक वचन है, मटेरियल नाउन तो होता ही है, सराकाश भी है, आप कहेंगे हस्ताक्षर तो होते हैं बहुवचन में, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सजी दिया गया है, आपसे कह रहा है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ पर अलंकार पूछा है। थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि पूरा सेंटेंस ये हो गया, पूरा सेंटेंस ये हो गया। अर्थ हम लोग बोलो कि अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे, अलग अलग अर्थ निकाल लेते तो यमक होता, लेकिन ऐसा तो आप कहे नहीं। तो इसलिए अनुप्रास अलंकार में आपका आ जाएगा, वो भी लटा अनुप्रास में आएगा। क्या आ जाएगा, लटा अनुप्रास में आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। चलिए, प्रयोग के आधार पर सर जी क्रिया विशेषण के भेद बता दो। चलो, 3 भेद होते हैं। हाँ, बिल्कुल याद रखना 3 भेद सर जी कौन कौन होते हैं। नया क्वेश्चन अगर आपको मिला है तो नोट करिएगा। सर जी एक तो आपका होता है साधारण, क्या होता है, साधारण होता है। सर जी दूसरा जो आपका होता है वो कौन होता है, संयोजक, क्या होता है, संयोजक होता है। और तीसरा जो आपका सर जी होता है वो आपका होता है अनुबद्ध, क्या होता है, अनुबद्ध होता है, अनुबद्ध होता है। तो याद रखना है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अगर पूछे तो 3 होते हैं, एक साधारण, फिर संयोजक, फिर आपका अनुबद्ध होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। तो आसान क्वेश्चन आपका है, आप कहेंगे सर स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और जब सर जी कर्ता की प्रधानता होती है तो आपका कृत्यवाची हो जाता है। क्वेश्चन देखो दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो अंगना शब्द का समानार्थी है, यानी अंगना शब्द जो आपका होता है वो सजी आपकी स्त्री है, यानी आपका आंसर सजी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, अवली और अवली दिया गया है, 81 नंबर दिया गया है। तो हमने कहा सर अवली और अवली, आविल, आविल मतलब गंदा होता है और अवली मतलब होता है पंक्ति, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अवली सर जी पंक्ति है और आविल जो आपका दिया है वो आप गंदा है, डी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को आपको चुनना है, यानी सर 82 नंबर दिया गया है। कह रहा है जी लोकोक्ति दिया गया है, आपसे कह रहा है अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, गले पड़ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगी। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जिसका अनेकार्थक है, यानी इसके अनेक अर्थ आपके निकल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है अभिमान दिया गया है, क्या दिया गया सर जी, अभिमान दिया गया है। तो अभिमान का अर्थ थोड़ा निकलेगा, पर्यायवाची जरूर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ, तो अर्थ के तो कई अर्थ निकल सकते हैं ना। आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी के साथ आपका राइट हो जाएगा। अर्थ मतलब हम धन कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके फर्स्ट 2 प्रकार से होता है, यानी वाक्यों को वर्गीकरण हम लोग 2 प्रकार से करेंगे। और सर जी ये 2 प्रकार आपके होते हैं, आपके कौन से आपके होते हैं, रचना है ना या स्वरूप की दृष्टि से, है ना। तो हमने कहा रचना के आधार पर सरल, है ना, साधारण, मिश्र जो आपके संयुक्त वगैरह होते हैं। और इसके बाद आपके जो अर्थ के आधार पर आपके 8 हो जाती है। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि 2 प्रकार से कर सकते हैं। सर जी दिया गया अनुरूप का विलोम क्या होता है, अनुरूप और इसके बाद प्रतिरूप, अनुरूप और प्रतिरूप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है, किसने लिखा, उसने लिखा। ये जो आपका उसने है इसका मतलब आपका क्या है, ये स्त्रा शब्द कोई दिया गया है, यानी ये पुरुषवाचक में ले जाइएगा, क्योंकि पुरुषवाचक में 3 पार्ट हो जाते हैं, अन्य पुरुष भी होता है, उत्तम पुरुष, मध्य भी होता है। तो आप ये सर किस में ले आइएगा, पुरुषवाचक में आइएगा। सर जी उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है, तो उत्तम पुरुष किस में आएगा,
तो अभी अभी तो हमने बताया जब आपको कुछ ना मिले तो उत्तम पुरुष सर जी किस में आएगा, तो अन्य पुरुष में, जो आपका होता है यानी पुरुषवाचक में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है, सीमांत पकोड़े खा रहा है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद आपसे पूछा गया है, तो इसमें तो क्रिया पूरी क्रिया आप ही बता दो क्या हो जाएगी। तो हमने कहा सर जी सीमांत पकोड़े खा रहा है, तो पकोड़े क्या होगा, कर्म हो जाएगा, क्रिया हो रही है, कर्म भी है, तो आप कहेंगे सर जी सकर्म यानी सकर्मक, ऑप्शन आपका बी बनेगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द जो आपका इनमें से क्या है, तो सर जी जो भला शब्द आपका दिया है वो आपका क्या है, अव्यय है। क्या है सर जी, अव्यय है, यानी आपका आंसर सर जी इनमें से भला हो सकता है क्या, भला मैं क्या कर सकता हूं, सर जी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। हाँ, ऐसी जगह सर जी ये आपका अव्यय की तरह ही कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, हमने कहा सर अगर ये अव्यय दिया है तो थोड़ा कुछ दिमाग से ही आपको दिया गया होगा। अगर इस सेंटेंस इतना हम हटा दें तो क्या आप सेंटेंस को सही नहीं कर सकते, मैं क्या कर सकता हूं, तो ये सर जी एक्स्ट्रा ही तो लगा दिया, भला मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए जो आपका ये भला शब्द आ गया ना, ये सर जी अव्यय की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 90 नंबर पे सर जी जो आपका दिया गया तद्भव, और तद्भव की अगर हम बात कर लेते हैं तो 90 नंबर में सर जी जो अटल दिया गया है, क्या दिया गया है, अटल दिया गया है, तो आप कहेंगे सर अटल जो आपका है वो सर जी तद्भव है, बाकी आतुर है, अतिथि है, अजिर है, सब तत्सम है। क्वेश्चन दिया गया है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप दिया गया है, तो मिलाप में सर जी क्या हो जाएगा, मिल धनाप, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका विशेषण दिया गया है, सर जी 92 की बात करते हैं, तो हमने कहा सर जी विशेषण दिया गया है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यानी विद्वान जो आपका है गुण है, और गुण जो होता है वो विशेषण होता है, तो आपका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, सर जी भूतकाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो भूतकाल के सर जी 6 भेद होते हैं, है ना, भूतकाल के कितने होते हैं, 6 होते हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, ये अलंकार पूछ लिया है। सर जी यहाँ पर अलंकार पूछा है, यानी इसका मतलब यह हो गया कि हे प्रीतम की ओर देखकर वे बार बार खुश होते हैं, प्यार से मुस्कुराते हैं और प्रसन्नता से भर जाते हैं। सांसे भारी भारी भूरी, यानी हम कह सकते हैं कि इस तीव्र आनंद और प्रेम में गहरी सांस लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू बहते हैं और फिर वो कुछ कहते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। सर जी आप बताइए 94 के ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो सर जी आपके अनुप्रास अलंकार में आएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है, तो आपका आंसर अलंकार हो जाएगा। मतलब कौन सा अलंकार अनुप्रास हो जाएगा, क्वेश्चन दिया गया है सर जी पुल्लिंग आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए 95 नंबर है, और 95 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका ये जो अंधेर है, अंधेर कैसा है ना, लालटेन जलाओ, तो अंधेर जो आपका है सर पुल्लिंग है, नकेल बटेर और मुंडेर ये आपकी किस में आएंगे, स्त्री में आएंगे। सर जी आपका गद्यांश दिया गया है 96 से आपके 104 क्वेश्चन गद्यांश है। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग ना सबस सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, स्वत्त मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाए, बोले धर्मराज शोषित वे जिए कि मिट जाए, न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समय को, जीत या कि खुद मर के किसने कहा पाप है, अनुचित स्वत्त प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में, अभय मारना मारना मरना, यानी कवि के अनुसार शांति के लिए आवश्यक शर्तें आपकी दी गई हैं कि अगर व्यक्ति को शांति चाहिए, है ना, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए शांति आपको होगा जब संसार में संसाधनों का वितरण समान हो जाए, और सबको अगर समान चीजें मिल जाए तो सब लोग शांत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, सब लोग खुशी से रहें। तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेते हैं, जो तेजस्वी लोग होते हैं, है ना, जो तेजस्वी लोग होते हैं वो किस प्रकार से समय को छीन लेते हैं, यानी ये लोग समय के अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल समय को छीन लेते हैं, यानी उनके पास अगर अच्छा मौका मिला है, मान लो इतने दिनों बाद आपकी भर्ती आई है और इस भर्ती को अगर आपने 6 महीना समय लगा दिया, है ना, रिश्तेदारी जाना और शादी करना, शादी वादी में शामिल होना ये छोड़ दिया, यानी उसी के अनुसार अगर आपने चल दिया तो आपको पक्का सीट मिल जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में अगर आपने सोचा एडमिट कार्ड के समय इंतजार करेंगे तो एडमिट कार्ड हो जाओगे खुद। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो सर जी याद रखिए न्याय के लिए यानी न्यायोचित अधिकार के लिए सर जी संघर्ष करना चाहिए, डी आपका हो जाएगा।
धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है? धर्मराज व बोलो ये जो शब्द आया है सजी किसके लिए आया है? तो धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं, है ना। बोलो सजी कृष्ण के लिए है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि आपको अधिकार से अन्यायपूर्ण वंचित किया जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? तो सजी युद्ध और संघर्ष करना पड़ेगा, करना चाहिए, है ना। यदि आपको अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है तो युद्ध या संघर्ष करना चाहिए, गद्यांश में दे दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं तो आपके पास चला जाएगा, फिर हम पढ़ाएंगे क्या। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं सर जी आविर्भाव, तो आविर्भाव का विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है। अब आप ही बताइएगा कि सर जी आविर्भाव का विलोम जो होता है वो क्या होता है? आविर्भाव, तिरोभाव पढ़े भी होंगे आप लोग। आविर्भाव का सर जी क्या होता है? तो तिरोभाव होता है। तो लगा दीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा सर जी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी गुण शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए बताइएगा कि गुण शब्द का विलोम जो होता है वो सर जी क्या होता है? गुण शब्द का विलोम जो आपका होता है इनमें से सर जी क्या होता है? तो गुण का विलोम बताइएगा। किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो आप कहेंगे सर जी गुण का विलोम यहाँ पर देखा जाए तो आपका दोष भी तो हो सकता है, गुण और दोष हो जाएगा, और गुण तो दिया नहीं गया है, तो सीधी बात है आपका हो जाएगा। सर जी आकाश का पर्यवची आपसे नहीं पूछा गया है, तो आकाश का पर्यवची देखिए गगन है, नभ है, अंबर है, अवनी, अवनी तो धरती होता है ना सर जी, क्या होता है? ये धरती होता है। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प है जो सर जी दूध का पर्यवची नहीं है? तो दूध का सर जी पर्यवची क्या क्या होता है? यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहे हैं सर जी दुग्ध होता है, सर जी पेय होता है, गौरस भी होता है, अमी नहीं होता है क्योंकि ये सर जी अमृत का होता है। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है अंबर का अर्थ आकाश होता है, तो अंबर का अन्य अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अंबर का अर्थ यहाँ पर सर जी वस्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो सर जी पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी पानी के अर्थ में इज्जत भी होती है, जल भी होता है और चमक भी होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे, मोती मानुष चून, तीन चीजें आ गई लेकिन पंख तो नहीं आया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सही अर्थ आपसे पूछा गया 107 नंबर में, है ना। ग्रामर वाली क्लास आपको कराया भी था और आपने पढ़ा भी होगा, है ना। जो आपको हमने बताया है कि 8:45 में हमारी जो क्लास होती है उसको जरूर देखिएगा, वहां से आपकी व्याकरण कंप्लीट होगी। कभी कभी व्याकरण ज्यादा भी हो जाती है हमारे मॉडल पेपर भी, है ना, लेकिन इतनी आपको ज्यादा आएगी नहीं। लेकिन कभी कभी होता है, हमने कहा कि इतने मॉडल पेपर नहीं है हमारी कैटेगरी की, हम आपको डेली मॉडल पेपर आपको कराते रहे। बीच में थ्योरी भी हो जाती है, इसके बाद मॉडल पेपर होता है, इसमें हमको अपने तरीके से यहाँ पर मिक्स भी करना पड़ता है। तो कभी मॉडल पेपर सरल भी हो जाता है और कभी आपको कठिन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने कहा सर जी सही अर्थ के हिसाब से बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर 107 नंबर में वो सर जी आपका क्या बनेगा? जो बिल्कुल सेम दिखे, हमने कहा सर जी आकर और आकार, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि खान है और आपकी आकृति दिया गया है, कुल दिया गया है और कूल दिया गया है, कूल मतलब ठंडा दिया गया है क्या भाई। निर्जर है शून्य और निर्जर आपका झरना है, सर ये दिया गया है, यहाँ तो ये गड़बड़ था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी 7 नंबर में देखिए, यानी जो आकर है और आकार, खान और आकृति, ये जो आपके हैं सर जी इसमें से आंसर आपका सर जी फर्स्ट हो जाएगा। कुल और कुल क्या होता है? कुल मतलब होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा होता है यार, किनारा होता है। यहाँ पर निर्जर दिया गया है, निर्जर मतलब देवता होता है, याद रखना यहाँ पर देवता होता है, नोट कर लीजिएगा। और निर्जर मतलब झरना होता है। सर जी यहाँ पर सर दिया गया है और सर मतलब सर जी बाण होता है, और ये सर मतलब सर जी तालाब होता है। नोट कर लो ना, कल भी तो आपको कराया गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को दिया गया है कि सर जी अब्ज का अर्थ कलम होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? अब्ज मतलब कमल हो गया, तो सर जी अब्द मतलब क्या होता है? हमने कहा सर जी दा दिया गया है, और जब दा दिया होता है तो बादल होता है, और जा दिया होता है तो कमल होता है, सीधी बात है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अल्पाहारी, अल्पाहारी सर जी क्या होता है? अल्पाहारी मतलब होता है जो बहुत कम खाता है, यानी जो कम खाता है, जैसे लड़कियां होती है बहुत कम खाती हैं, है ना। बाकी अगर पिज्जा इज्जा मिल जाए चावल आवल तो फिर बटोइया खाली हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पीछे पीछे चलने वाला, बटोइया जानते हो ना, सभी लोग जानते हो जिसमें चावल पकाते हैं, ठीक है। कुकर वाला नहीं, वो दूसरा बटोइया चलता है, गाँव में लोग जानते हैं बटोइया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम तो भूले गए अपने गाँव के चिक्कड़ में, पतेली भी बोलते हैं उसको, बटुआ भी बोलते हैं, ठीक है।
देखो पीछे पीछे चलने वाला सही दिया गया है, पीछे पीछे चलने वाला, और पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संधि के सजी 3 भेद होते हैं, ये तो क्वेश्चन है पीछे नहीं छोड़ता, मालूम है एग्जामिनर को ये क्वेश्चन आसान है फिर भी रख देता है। यानी देखा जाए संधि के 3 होते हैं, स्वर संधि होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इत धनाद इत्यादि होता है, हमने कहा जब भी या लगा हो, जब भी कभी वाद दिया हो, आधा अक्षर यहाँ पर लगा हो, चाहे वो ता लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, आधा अक्षर आपको लगा है तो सजी यड़ संधि होता है। समास के पदों को अगर अलग किया जाए, समास के पदों को अगर अलग किया जाए वो सजी विग्रह होता है। और राजकुमार में सजी समास पूछा है तो राजकुमार में राजा का कुमार, और राजा का कुमार यानी संबंध तत्पुरुष समास है। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सजी क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है सजी कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है। तो सजी संयुक्त वाक्य की अगर बात कर लेते हैं, संयुक्त वाक्य की अगर बात कर लेते हैं तो सजी यहाँ पर देखा जाए वह आया और गया, है ना। संयुक्त वाक्य में और आपको देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। तो सजी शुद्ध वाक्य दिया है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, सही तो लग रहा है। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों, दादी का प्राण निकल गया, दादी के प्राण निकल गए, है ना। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन सही है। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधार करना है, यानी आप निसंकोच चले जाओ या जाइए, क्या होगा यहाँ पर देखो आपसे कह रहा आप निसंकोच चले जाइए, ये सही आपका आंसर होगा। सी वाला आपका जाइए इस प्रकार से करेगा, ठीक है, जाइएगा नहीं जाइए। ऑप्शन नंबर आपका सी। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है। सहृदय की जो अवधारणा है वो किस संप्रदाय से है। थोड़ा नया क्वेश्चन आपका दिया है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जुड़ा है आपके रस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, रस से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर आपको देना है वो सी हो जाएगा। करुण रस के स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो सर जी करुण रस के स्थायी भाव आप सभी जानते हैं शोक होता है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन वाला पूछा गया है चरण में वर्णों की जो संख्या है कम से अधिक की ओर जाना है और इन वर्णों का सही क्रम आपको सुधार लेना है। यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर में, तो सर जी आपको क्रम से चलना है और इन क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर जी इनमें से क्या बन सकता है। चलो देखो जब बात करते हैं इंद वज्रा की, वैसे ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिला है, हमने आपको पढ़ाया भी है। इंद वज्रा में जो आपका होते हैं 11 वर्ड होते हैं, पढ़ाया गया है ना। यहाँ पर देखो वसंत तालिका में 14 वर्ड होते हैं, मंद क्रांता में बताया था 17 वर्ड आपके होते हैं। सर जी शार्दुल में कितने होते हैं, शार्दुल क्रीडित जो आपके हैं 19 वर्ड होते हैं। ये क्रम आपको इसी प्रकार से पढ़ाया गया है, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। हमने आपको 3 प्रकार की सीरीज चलाया है ना। जब हमने प्रारंभ में आपको 15 क्लासें दिया था, 15 क्लासों में आपको हर चीज वो मिल रही थी और देखा जाए उसमें मॉडरेट आपका था, ना बहुत कठिन था ना बहुत सरल था। इसके बाद एक सीरीज हमने आपको चलाया था, लगभग आपको 5 से 6 मॉडल पेपर दिए जिसमें बहुत ज्यादा कठिन आपके रहे हैं। हमारे इस समय जो आपकी सीरीज चल रही है वो सीरीज आपकी लगभग 3-4 दिन और चलेगी और इन 3-4 दिनों के अंदर हम आपको वो चलाएंगे जो हमसे छूट रहे होते हैं। यानी हम लोग सरल चीजें छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार इतना कठिन नहीं आएगा या इतना सरल पेपर नहीं आएगा और आयोग यहाँ पर दे देता है। जैसे इस बार को आरओ एग्जाम हुआ था, इसके पहले जब आरओ एग्जाम हुआ था बड़ा कठिन हुआ था और इस बार को जो आरओ एग्जाम हुआ बिल्कुल आसान हो गया। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल आप लोग कठिन कठिन पढ़ के चले जाओ और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस हो जाए, आपको लगे नहीं यहाँ यही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लेवल को लेकर चलते हैं। अभी आपको देखा जाए तो आपको जो लास्ट के समय हम आपको देंगे वही मॉडल पेपर, वही आपको रिवीजन जो आपको मॉडरेट में था, जो आपने पढ़ा था, बेहतर तरीके से रिवीजन किया था, जो आपको लग रहा है कि यही आएगा। तो हमने कहा आपको कठिन भी पढ़ाया, सरल भी पढ़ाया, मॉडरेट भी पढ़ाया, हर चीज आएगा। अब आप सोचो यही मॉडल पेपर हमारे एग्जाम में आ जाए तो ऐसा तो आपका है नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी कमेंट आता है, हम देखते हैं कहते हैं सर यही आएगा क्या, इतना पढ़ लेंगे क्या। अरे यार इतना पढ़ना होता तो हम आपको यही मॉडल पेपर बेच ना रहे होते 2-2 लाख रुपया में, 2-2 लाख रुपया हम बेच देते, आराम से रईस हो जाते, डिजिटल बोर्ड लगवा लेते और सामने से पढ़ाने लगते, है ना। तब आपसे 4 लाख रुपया लेते आपके वही पेपर बेचने का। तो भैया एक ही मॉडल पेपर से उद्धार नहीं होता है। एक एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम को निकालने से लगभग लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, लोग इलाहाबाद में कोई कहीं पर रह तैयारी कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा सोचो ना, वो लोग मेहनत कैसे कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो एक मॉडल पेपर देवसर का लगा लें हो जाएगा, लेकिन आपका बेड़ा पार हो सकता है अगर आपने पहले से मेहनत किया है, हमारी सभी क्लासें देखा है
और मैराथन क्लास देख लिया है। हमने जो मैराथन क्लास आपको दे दिया है वो मैराथन क्लास आप लोगों के लिए रामबाण है। खास करके वो बच्चे जो एग्जाम के समय पढ़ते हैं ज्यादा, उन लोगों के लिए मैराथन क्लास हमने 7 घंटे की आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है थ्योरी वाले, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बाकी बचे हुए दिनों में आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब एग्जाम का अंतिम समय आता है, खास करके एडमिट कार्ड जब आ जाता है, थोड़ा सा और एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से हम एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी और अच्छी तरीके से आ जाते हैं और प्रयास करते हैं कि वही पढ़ाएं जो एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो अभी पढ़ते रहिए, लेकिन जिस दिन एडमिट कार्ड आ गया उस दिन आपको बिल्कुल से ये समझिएगा कि क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको चिपके रहना है। लेकिन वो होगा नहीं, आप लोग भड़कोगे। आप लोग जब एडमिट कार्ड आएगा तो भटकोगे, कहाँ पढ़ें, क्या खाएं, क्या मिले, क्या पढ़ लें, क्या ना पढ़ लें एग्जाम के अंतिम समय। चलो बड़े चैनल में चलते हैं, क्योंकि बड़े चैनल में उनको लगेगा एक्सपीरियंस होता है ना, या किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, तो आपके अंदर कई बातें आपकी घूमने लगती हैं, है ना। फिर आप लोग जो पढ़े भी होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। तो एक बड़ी लंबी जो बड़े चर्चित टीचर होते हैं फिर वहां जाते हैं। अगर चर्चित टीचर होंगे तो आपको नई चीजें आपको बताएंगे एग्जाम के समय, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, परीक्षा में आए और चाहे ना आए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आपको पहले से अच्छी चीजें देते हैं और एग्जाम के समय उन्हीं का रिवीजन कराते हैं और बार बार रिवीजन कराते हैं, जब तक बच्चा बोर ना हो जाए उसको रट्टा मारते मारते, है ना। तो ये है कि एग्जाम के समय आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी और भी परीक्षा आपकी लगी हुई है, कंटेंट आप लोग देखा होगा। तो चलिए भी आज के दिन रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी आप लोग ऐप से नहीं जुड़े हो तो ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐप में आप लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था आपको की गई है ना, 99 रूम में सुविधा की गई है। तो ऐप से जुड़कर अपनी और तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।